जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीस और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एएलपी एंड टेक्नीशियन साइंस पीवाईक्यू वार्म अप के 11वें क्लास की। जी हां दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने एएलपी एंड टेक्नीशियन साइंस पीवाईक्यू वार्म अप का 10वां क्लास देखा था, जहां पे हम लोगों ने 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करा था। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में भी हम लोग वैसे ही कुछ और 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे होंगे, जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था किस प्रकार की गई है। पहला ऑप्शन है उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम, दूसरा है कि उनकी परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम, तीसरा है उनकी द्रव्यमान संख्या के बढ़ते क्रम और चौथा है आपका उनकी आणविक द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। मेरे मित्र, आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। हमसे पूछा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था किस प्रकार की गई है। मेरे मित्र, जब भी हम लोग नाम लेते हैं मॉडर्न पीटी की, जब भी हम लोग नाम लेते हैं मॉडर्न पीटी यानी कि आपका जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसकी, तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी 1913 में हेनरी मोसले के द्वारा आधुनिक आवर्त सारणी तैयार किया गया था। किसके द्वारा? हेनरी मोसले के द्वारा आधुनिक आवर्त सारणी तैयार किया गया था। मेरे मित्र, हेनरी मोसले साहब का जो इस मॉडर्न पीटी को तैयार करने के लिए आधार था वो क्या था? तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी परमाणु संख्या का बढ़ते क्रम, परमाणु संख्या का बढ़ते क्रम, परमाणु संख्या का बढ़ते क्रम। मेरे मित्र, आप सबों को मालूम है कि ये जो हमारा मॉडर्न पीटी है, ये जो हमारा मॉडर्न पीटी है जो कि मोसले साहब के द्वारा बनाया गया था, एक्चुअली में ये मोसले साहब किससे प्रेरित थे? तो सर मेंडलीफ से प्रेरित थे। और मेरे मित्र, आप सबों ने कई दफा पढ़ा है कि मोसले से पहले जो 3 महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं, डॉबराइनर, न्यूलैंड और मेंडलीफ, इन तीनों का जो तत्वों के गुणों को समझने के लिए जो रूल था वो किस पे आधारित था? परमाणु द्रव्यमान पे आधारित था, यानी कि एटॉमिक मास पे आधारित था, जबकि मोसले साहब का सर परमाणु संख्या पे आधारित था। तो जो सवाल करा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था किस प्रकार की गई है, आपके पहले ही ऑप्शन में दिया हुआ उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे मित्र, यहां पे कहा जा रहा है कि उनकी परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, तो अगर हमसे ये एक सवाल करा जाता कि मेंडलीफ आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था किस प्रकार की गई है, तब हम लोग कहते हैं उनकी परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। याद रखेंगे क्या आप? स्पेशल हिंट करके कहीं पे लिख लीजिएगा, स्पेशल हिंट करके क्या कि डॉबराइनर, डॉबेराइनर, डॉबेराइनर, साथ में मेंडलीफ और फिर सर न्यूलैंड, इन तीनों का जो पीटी था, यानी कि पीरियोडिक टेबल के लिए रूल था, पीटी तो सिर्फ मेंडलीफ साहब ने बनाए थे, डॉबराइनर और न्यूलैंड साहब का नहीं था। लेकिन याद रखेंगे कि ये किस पे आधारित था? तो सर इन तीनों का जो भी रूल था तत्वों के गुणों को समझने और समझाने के लिए, वो एटॉमिक मास यानी कि परमाणु द्रव्यमान पे आधारित था, जबकि मोसले साहब का परमाणु संख्या पे आधारित था। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन से संकेतक का उपयोग अम्लीय और उदासीन विलयनों के बीच फर्क करने के लिए नहीं किया जा सकता? ऑप्शन है फिनोलेप्थिलीन, दूसरा ऑप्शन है यूनिवर्सल इंडिकेटर, तीसरा ऑप्शन है मिथाइलोरेन और चौथा ऑप्शन है आपका इओसिन। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र, आपसे सवाल करा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा है जिसका उपयोग अम्लीय और उदासीन विलयनों के बीच फर्क करने के लिए नहीं किया जाता है। तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी, जब भी हम लोग अम्लीय, क्षारीय और उदासीन विलयनों में फर्क करने की बात करते हैं, तो अम्लीय, क्षारीय और उदासीन विलयनों में डिफरेंसेस देखने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी एसिड बेस इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। किसका? एसिड बेस इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? तो सर इसी को हम लोग हिंदी में अम्ल क्षार सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल क्षार सूचक कहते हैं। मेरे मित्र, आप सबों को मालूम है कि अगर हम लोग अम्ल क्षार सूचक के प्रकार की बात करते हैं तो मुख्य रूप से हम लोग 2 प्रकार की बात करते हैं। एक तो पहला हमारा प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक और दूसरा हमारा सर
कृत्रिम अम्ल क्षार सूचक। मेरे मित्र अगर हम लोग प्राकृतिक की बात करते हैं तो लिटमस का नाम लेते हैं, और अगर हम लोग कृत्रिम की बात करते हैं तो मिथाइल ऑरेंज और फिनोलेप्थिलीन, इन सभी प्रकार के पदार्थों का नाम लेते हैं, इन सभी प्रकार के इंडिकेटर का नाम लेते हैं। साथ ही मेरे मित्र आप सभी कहते हैं कि गुरुजी कुछ एसिड बेस इंडिकेटर ऐसे भी होते हैं जिसका उपयोग जो है वो स्मेल करके यानी कि सूंघ करके अम्ल और क्षार के रूप में क्या किया जाता है, तो सर डिफरेंसेस लाया जाता है या अम्ल और क्षार में अंतर लाया जाता है। और वैसे इंडिकेटर को हम लोग क्या कहते हैं, तो आप सभी कहते हैं गुरुजी वैसे इंडिकेटर को हम लोग ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। क्या कहते हैं सर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, घ्राण सूचक बोला जाता है। और मेरे मित्र आप सभी को मालूम है कि जो लौंग का तेल होता है, जो लौंग का तेल होता है जिसको हम लोग क्लोव ऑयल बोलते हैं, या फिर जो वनीला इसेंस है, ये सब किस में आते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में आते हैं। किस में आते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में आते हैं। साथ ही मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि यूनिवर्सल इंडिकेटर का भी उपयोग हम लोग अम्ल क्षार सूचक के रूप में करते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर कई प्रकार के अम्ल क्षार सूचकों का मिश्रण होता है जो अलग अलग पीएच वैल्यू के लिए अलग अलग रंग प्रदर्शित करता है। तो कुल मिला के जैसे ही हम लोग अम्ल क्षार सूचक की बात करते हैं तो हमारे मन में लिटमस का ख्याल आता है, फिनोलेप्थिलीन का ख्याल आता है, मिथाइल ऑरेंज का ख्याल आता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर का ख्याल आता है, हमारे माइंड में ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का ख्याल आता है। लेकिन कभी भी आपको इयोसिन का ख्याल नहीं आता है। आपने किसी भी बुक में नहीं पढ़ा होगा कि अम्ल क्षार सूचक के रूप में इयोसिन का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपके मन में आएगा कि गुरुजी फिर ये इयोसिन क्या है। मेरे मित्र ये जो इयोसिन है ये एक प्रकार का रंजक है। क्या है सर, एक प्रकार का रंजक है, और रंजक बोले तो आप कह सकते हैं सर एक प्रकार का डाई है। क्या है, एक प्रकार का डाई है। और मेरे मित्र इस इयोसिन का उपयोग कहां पे किया जाता है, इस इयोसिन का उपयोग जो है उत्तकों के परीक्षण के लिए किया जाता है। कहां पे किया जाता है, उत्तकों के परीक्षण के लिए किया जाता है। यानी कि अगर हमें किसी टिश्यू से संबंधित कोई जांच वगैरह करनी होती है तो उसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, इयोसिन का इस्तेमाल करते हैं। जबकि फिनोलेप्थिलीन, यूनिवर्सल इंडिकेटर और मिथाइल ऑरेंज ये सब के सब अम्ल क्षार सूचक के रूप में क्या करते हैं हम लोग सर, इस्तेमाल करते हैं। तो जो सवाल करा जा रहा है कि निम्न में से कौन से संकेतक का उपयोग अम्ल और उदासीन विलयनों के बीच फर्क करने के लिए नहीं किया जा सकता है, आप सभी कहेंगे सर इयोसिन जो सूचक है इसका उपयोग अम्ल और उदासीन विलयनों के बीच फर्क करने के लिए नहीं किया जाता है। इसका उपयोग उत्तकों के परीक्षण यानी कि हिस्टोलॉजी के स्टडी करने में किया जाता है। हिस्टोलॉजी सर उत्तकों के अध्ययन को बोलते हैं। ये चीज भी आप सभी ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। आपसे कहा जा रहा है कि मोहन का वजन 40 किलोग्राम है तथा वह 10 सेकेंड में 50 सीढ़ियां चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो मोहन की शक्ति क्या है। बिल्कुल ही सरल सवाल है चिला जी, और इसके लिए बस फॉर्मूला क्या है, mgh/t। ध्यान में रखेंगे कि जब भी कोई चीज, कोई व्यक्ति या किसी वस्तु को ऊपर चढ़ाया जाए और उस सेंस में आपसे शक्ति पूछा जाए तो ध्यान में रखेंगे ऊपर चढ़ाएंगे तो जो उसका स्थिति के चलते ऊर्जा होगा वो, और जो समय है उससे डिवाइड कर देंगे, सर हमारा आंसर आ जाएगा। मेरे मित्र इसमें कहा गया है कि मोहन भैया जो है वो क्या कर रहे हैं, तो सर मोहन भैया एक सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं। ऐसे ये मान लीजिए सीढ़ी है, प्रत्येक सीढ़ी का ऊंचाई कितना है सर जी, 15 सेंटीमीटर प्रत्येक सीढ़ी का ऊंचाई है। और एवं प्रकार से इस पूरे सीढ़ी पर जब मोहन भैया चढ़ रहे हैं तो इसको टोटल टाइम कितना लग रहा है चला, 10 सेकेंड का समय लग रहा है। ठीक है, कितना समय लग रहा है, 10 सेकेंड का समय लग रहा है। ठीक, अभी जो मोहन भैया है इसका वजन कितना है, आप कहेंगे सर क्वेश्चन में दिया हुआ है 40 केजी। बस एक चीज याद रखिएगा कि ये जो प्रत्येक सीढ़ी का ऊंचाई है वो कितना है, 15 सेंटीमीटर, और ऐसे टोटल कितने सीढ़ी हैं सर, 50। तो आप अगर कुल ऊंचाई की बात करेंगे तो 50 गुना 15, अब ये वैल्यू तो सेंटीमीटर में आएगा, तो हमको अगर h इक्वल टू करना होगा तो हम लोग 50 गुना 15 कहेंगे तो सर सेंटीमीटर में आएगा, बटा 100 कर देंगे तो आप कहेंगे सर जी मीटर में हो गया। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि अब ये फॉर्मूला लगाते हैं हम, m कितना रखेंगे 40, g का वैल्यू कितना लेंगे 10, और h हमारा तो सर 50 गुना 15, अब बटा ये क्या हो जाएगा सर जी 100 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे बटा मैंने t लिखा है तो t कितना है सर 10, तो लीजिए 10, ई 10 खत्म, सर E0 एकरास कैंसिल हो जाएगा, E0 एकरास कैंसिल हो जाएगा। क्या कहिएगा, 5 का 20 और 15 दोनों ये कितना हो जाएगा 30,
यानी कि मोहन भैया का जो शक्ति यहाँ पे लगेगा वो कितना होगा सर? आप कहेंगे 300 वाट। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल बहुत ही सरल सा है। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ऑप्शन है आभासी और बड़े आकार का, आभासी और छोटे आकार का, वास्तविक और समान आकार का, वास्तविक और बड़े आकार का। क्या कहेंगे कि गुरुजी जैसे ही वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो जो प्रतिबिंब है वो तो हमारा वास्तविक बनेगा, लेकिन प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी? तो सर जितनी वस्तु की ऊंचाई होगी। बहुत सारे मित्र सोच रहे होंगे गुरुजी कैसे? मेरे मित्र ऐसे मान लीजिए कि ये आपका अवतल दर्पण है और ये आपका अवतल दर्पण का ध्रुव हो गया, ये सर फोकस हो गया और ये वक्रता केंद्र हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चिला जी यहाँ पे वस्तु को कहां पे रखा जा रहा है? सर यहाँ पे। तो एक कोई प्रकाश की किरण ऐसी होगी जो सर मुख अक्ष के समांतर जा रही होगी। आप कहेंगे बिल्कुल। मेरे मित्र ये परावर्तित होगी तो मुख फोकस से होकर के गुजर जाएगी। आप कहेंगे बिल्कुल सर। मेरे मित्र एक कोई प्रकाश की किरण ऐसी भी तो होगी जो सर फोकस की दिशा में आपतित होगी। तो आप कहेंगे सर ये यहाँ पे गिरेगा तो ये इस तरह से परावर्तित हो जाएगा और यहाँ पे जब आप मिला देंगे तो क्या देख रहे हैं कि जो प्रतिबिंब है वो हमारा वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है और जब वक्रता केंद्र पे बन रहा है तो प्रतिबिंब आकार और वस्तु आकार क्या होगा? सर समान होगा। तो आपके तीसरे ऑप्शन में जो कहा जा रहा है वास्तविक और समान आकार बिल्कुल ही सही है और सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आभासी और बड़े आकार का दिया हुआ है। तो मेरे मित्र याद रखिएगा कि जब अवतल दर्पण में वस्तु को हम लोग कहां पे रखेंगे? अवतल दर्पण में अगर हम लोग वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे, फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे तो जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा और वो कैसा होगा? काल्पनिक होगा और साथ ही साथ क्या होगा? बड़े आकार का होगा। और मेरे मित्र यहाँ पे आभासी और छोटे, तो सर आभासी सिर्फ और सिर्फ इसी एक केस में बनेगा जब वस्तु को अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाएगा, बाकी और किसी भी केस में आभासी नहीं बनेगा। हाँ प्रतिबिंब छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में बनेगा जब वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कहा जा रहा है कि गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? द्रव्यमान और त्वरण, वजन और इसकी स्थान, द्रव्यमान और इसका स्थान, द्रव्यमान और वेग। क्या कहोगे कि गुरुजी we know that k equal to half mv square. That's why we can say that kinetic energy of an object is depend on mass and also depend on the velocity of the object. मतलब किसी भी वस्तु की जो गतिज ऊर्जा है वो वस्तु के द्रव्यमान और वेग पे डिपेंड करता है, इसीलिए सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे मित्र याद रखिएगा कि यहाँ पे जो द्रव्यमान और त्वरण की बात की जा रही है तो आप सबों को मालूम है कि फॉर्मूला F इक्वल टू ma होता है। तो जाहिर सी बात है कि हम ये कह सकते हैं कि सर किसी भी वस्तु द्वारा कितना बल उत्पन्न होगा ये बात उसके द्रव्यमान और त्वरण पर डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? द्रव्यमान और त्वरण पे डिपेंड करेगा। और चला जी वजन और इसका स्थान दिया हुआ है तो एक चीज आप सभी याद रखेंगे कि अगर हम लोग किसी भी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं तो स्थितिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला mgh लिखते हैं। चला जी ये mg जो है वो क्या है? तो आप कहेंगे सर जी ये वस्तु का वेट है। तो हम कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि सर वस्तु की जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो वस्तु के वजन और उसके स्थान पे डिपेंड कर सकती है। अब ये स्थान बहुत ऊपर है या नीचे है ये कहाँ है वो देखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सर, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है? Which part of the female reproductive system prepares itself every month to receive and nurture the growing child? मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि जो किसी भी बच्चे का यानी कि आप कह सकते हो किसी चाइल्ड का विकास होता है वो कहाँ पे होता है? आप सभी कहते हैं सर गर्भाशय में होता है। कहां पे होता है? गर्भाशय में होता है। और मेरे मित्र आपको ये ध्यान में रखना होगा कि फीमेल के बॉडी में जो प्रत्येक महीना मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है सर, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल एक तरह से फीमेल का जो यूटेरस है उसको क्या करता है? अपने आप को तैयार करता है। एक्चुअली में मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान फीमेल के बॉडी से जो ब्लड रिलीज होता है वो ब्लड क्या है सर? तो जो गर्भाशय की दीवार है उसके टूटने फूटने से जो मतलब आप कह सकते हो बेस्ट मटेरियल है वो है। और ये जो प्रत्येक महीना मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है या मेंस्ट्रुअल साइकिल के रूप में फीमेल के बॉडी से ब्लड रिलीज होता है, एक्चुअली में जो यूटेरस है गर्भाशय है वो प्रत्येक महीना क्या करती है सर? अपने आप को तैयार करती है।
क्या करती है, अपने आप को तैयार करती है। तो जो सवाल करा जा रहा है कि बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है, तो आप सभी क्या कहेंगे, सर गर्भाशय जो है वो प्रत्येक महीने अपने आप को तैयार करता है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान यानी कि एमसी के दौरान ब्लड का जो रिलीजेशन है यानी कि ब्लड का जो स्राव है वो एक्चुअली में क्या है, तो सर गर्भाशय के दीवारों के टूटे मतलब गर्भाशय के दीवार का टूटा फूटा हुआ मलबा है, एक तरह से आप ये कह सकते हो। नेक्स्ट मेरे मित्र, अंडाशय, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है ओवम का उत्पादन करना। क्या करना, ओवम का उत्पादन करना यानी कि अंडाणु का उत्पादन करना। ठीक है, नेक्स्ट है सर वेजाइना, ये सर इसको हम लोग योनि बोलते हैं और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या होता है सर, आउटर पार्ट होता है। गर्भाशय, यहाँ पे क्या होता है सर, बच्चे का विकास होता है। और गर्भाशय ग्रीवा यानी कि सर्विक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो मैंने आपको पीछे के सेशन में भी बताया था कि गर्भाशय ग्रीवा क्या है, तो सर गर्भाशय का मुख है यानी कि यूटेरस का माउथ किसे बोला जाता है, आप सभी याद रखेंगे सर्विक्स को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कहा जा रहा है कि किसी ऐसे तार के प्रतिरोध क्या होंगे जिसका 2 वोल्ट संभावित अंतर लागू जिसमें 2 वोल्ट संभावित अंतर लागू किया जाता है और तार के माध्यम से करंट का प्रवाह 1 एम्पियर है। मेरे मित्र बिल्कुल ही सरल सा क्वेश्चन है। आप क्या कहोगे कि गुरुजी हम लोगों ने तो कई बार पढ़ा है R = V/I और V/I 2/1, सही आंसर क्या होगा, 2 ओम हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा कि ये जो R है ये एक्चुअली में क्या है, आपको ये ध्यान में रखना होगा, ओम्स लॉ का कांस्टेंट है, ओम्स लॉ का नियतांक। तो जब भी आपसे ये सवाल करा जाए कि ओम्स लॉ का नियतांक क्या है, तो आप कहेंगे प्रतिरोध, जिसका फॉर्मूला V/I होता है। क्या होता है, V/I होता है। ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है कि अगर ताप हमारा निश्चित है तो किसी भी चालक पदार्थ से जो प्रवाहित धारा होगी वो विभवांतर के समानुपाती होगी, और इसी समानुपाती साइन को हटाएंगे तो बदले में हम किसको रखते हैं सर, प्रतिरोध को रखते हैं यानी कि R को रखते हैं। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 कहा जा रहा है कि किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होगी। तने हुए रबर बैंड मतलब जो रबर बैंड है उसकी पोजीशन चेंज हो रही है और किसी भी वस्तु के पोजीशन के चलते आप कहेंगे सर स्थितिज ऊर्जा होगी। उष्मा के चलते उष्मीय ऊर्जा, किसी भी वस्तु के गति के चलते गतिज ऊर्जा, और रासायनिक ऊर्जा की बात करेंगे किसी भी केमिकल में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, किसी केमिकल के द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 9 कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के गर्म होने पर निम्न गैसों में से कौन सी गैस छूटती है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग NaHCO3 जिसको हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं या फिर इसी को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, अगर इसको गर्म करते हैं तो क्या मिलता है हमें, Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट, CO2 और साथ में क्या मिलता है, तो सर H2O मिलता है। तो जो सवाल करा जा रहा है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर कौन सी गैस छूटती है, तो ये तो आपका वाटर है और ये आपका एक कंपाउंड गैस के रूप में आपको कार्बन डाइऑक्साइड दिख रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सर, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कहा जा रहा है कि यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 0 है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा। मेरे मित्र अगर कोई वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 0 है तो जाहिर सी बात है कि वस्तु गति में ही नहीं है, और अगर वस्तु गति में नहीं है तो विस्थापन और दूरी दोनों क्या होगा, आप कहेंगे सर जी 0। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होगा। भाई मेरे आप सबों को मालूम है कि प्रोपेन किस ग्रुप का कंपाउंड है, आप कहेंगे एल्केन ग्रुप का कंपाउंड है। और प्रोप जो है ये कितने कार्बन के लिए यूज होता है, सर जी 3 कार्बन के लिए यूज होता है। और एल्केन ग्रुप का जो कंपाउंड होता है उसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। अब प्रोप 3 कार्बन के लिए है तो नंबर ऑफ कार्बन एटम यहां पे हमारा 3 होगा, तो C3 2 × 3 + 2 C3H8 हमारा क्या हो जाएगा सर जी, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मन में आ रहा होगा गुरुजी CH4 क्या होगा, चला जी CH4 आपका मीथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। मन में ये भी आ रहा होगा कि गुरुजी ये C2H6, तो याद रखिए इसको हम इथेन पढ़ेंगे, और ये तो प्रोपेन हो ही गया। और C4H10 क्या होगा, आपका ब्यूटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। और ये चारों ऑप्शन आपका किस ग्रुप का कंपाउंड है, एल्केन ग्रुप का कंपाउंड है।
अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 कि कारों के ब्रेकिंग पैड पे डैश के गुण का उपयोग किया जाता है। वजन, आवेग, बल, तनाव की क्रिया, घर्षण का नकारात्मक प्रभाव, घर्षण का सकारात्मक प्रभाव, घर्षण का शून्य प्रभाव। मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि घर्षण जो है वो हम लोग के लिए क्या है, एक नेसेसरी इविल है। व्हाई इज द फ्रिक्शन अननेसेसरी इविल? तो हम लोग कहते हैं कि सर घर्षण से हमें हानि भी होती है और घर्षण से हमें लाभ भी होती है। मेरे मित्र अगर घर्षण न रहे तो हम लोग जो कॉपी पे लिख पाते हैं वो नहीं लिख पाएंगे। तो पहला चीज तो यही हो गया कि सर जीवन निर्धारण के लिए जो सबसे जरूरी चीज पढ़ाई है, अगर वहीं पे घर्षण नहीं रहेगा तो हम कॉपी पे लिख ही नहीं पाएंगे। पता चला सारा गुरुजी का बात पढ़ाया हुआ हवा में रह गया। तो जहां पे घर्षण से हमें लाभ होती है वहां पे हम लोग घर्षण का सकारात्मक प्रभाव कहते हैं। जैसे अगर घर्षण से हमें पेज पे लिखने में मदद मिल रही है तो हम कहेंगे सर वहां पे घर्षण का सकारात्मक प्रभाव है। अच्छा, घर्षण है इसी वजह से आप रोड पे चल पाते हो, नहीं तो रोड पे चलना भी मुश्किल हो जाता। तो आप कहेंगे सर चलने में भी जो हमें बैलेंस होता है, संतुलन मिलता है, वो घर्षण की वजह से। तो यहाँ पे घर्षण का सकारात्मक प्रभाव की बात करेंगे। लेकिन मेरे मित्र कभी कभी क्या होता है कि घर्षण का हमें नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है। अब नकारात्मक प्रभाव कैसे हैं? जैसे कि हम कोई मशीन वगैरह खरीद के लाते हैं और उसको चला रहे हैं, चलाएंगे तो उसका पार्ट पुर्जा आपस में घिसेगा जो हमारे लिए नुकसान होगा, क्योंकि पार्ट पुर्जा घिसेगा तो बार बार हमें बदलना होगा और बार बार बदलेंगे तो पैसा का लॉस होगा। तो जहां पे घर्षण का हमें मतलब कह सकते हो फायदा होगा वहां पे हम घर्षण का सकारात्मक प्रभाव यूज करेंगे, और जहां पे घर्षण से हमें हानि होता हुआ दिख रहा होगा वहां पे हम घर्षण का नकारात्मक प्रभाव बोलेंगे। अब अगर हम कारों के ब्रेकिंग पैड की बात करें तो मेरे मित्र अगर कार का ब्रेक फेल हो जाए तो क्या होगा? आप कहेंगे सर कितना सारा हिट एंड रन का मामला हमारे ऊपर आ जाएगा, कहना मुश्किल है। मतलब कार में ब्रेक लगाना और कार में जो ब्रेक लगता है वो घर्षण की वजह से कार रुकती है, तो ये कहीं ना कहीं घर्षण का सकारात्मक प्रभाव है। आप कहेंगे बिल्कुल, तो सही आंसर क्या होगा? सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 कि हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उसे प्राप्त हुई कुछ ऊर्जा किस में संग्रहित होती है? अमीनो अम्ल में, ग्लाइकोजेन में, शर्करा में, पैरविक अम्ल में। मेरे मित्र आप सभी को मैंने कई बार बताया है कि हमारे द्वारा जो भोजन ग्रहण की जाती है तो सभी भोजन का यूज हमारा बॉडी नहीं कर पाता है। कुछ भोजन ऐसे होते हैं जो ग्लाइकोजेन के रूप में क्या होते हैं? तो सर हमारे लीवर में स्टोर हो जाते हैं। मतलब साफ है कि जंतुओं के द्वारा जो भोजन ग्रहण की जाती है उसमें से भोजन का कुछ भाग शरीर में ग्लाइकोजेन के रूप में संचित होता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन मेरे मित्र अगर हम लोग पौधे की बात करेंगे तो पौधे में जो ग्लूकोज का कुछ भाग स्टोर होता है वो किस रूप में? स्टार्च यानी कि मंड के रूप में। तो ये चीजें आप सभी ध्यान में रखेंगे कि पौधे में ग्लूकोज का कुछ भाग जो स्टोर होता है वो मंड के रूप में होता है, जबकि जंतुओं में जो भोजन का कुछ भाग स्टोर होता है वो ग्लाइकोजेन के रूप में होता है। बाद बाकी अमीनो एसिड है, तो मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि प्रोटीन के निर्माण के लिए बहुत ही जरूरी है। शर्करा, ग्लूकोज को ही हम लोग शर्करा भी कहते हैं। और पैरविक अम्ल की बात करेंगे, पैरविक एसिड की, तो हम लोग कहते हैं सर अवायवीय श्वसन के दौरान जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या है सर? पैरविक एसिड है। क्योंकि अगर ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा में भोजन का विघटन होता है तो सर उसमें एक हमारा मेन कंपाउंड के रूप में क्या फॉर्म होता है? पैरविक एसिड यानी कि पैरविक अम्ल फॉर्म होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पायरुवेट भी कहते हैं। और मतलब वायवीय श्वसन के दौरान, मतलब आप ये कह सकते हो कोशिकीय श्वसन, वायवीय श्वसन कोशिका के अंदर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो सर कोशिकीय श्वसन के दौरान इसी पैरविक एसिड का क्या होता है? संपूर्ण विघटन होता है, जिससे हमें एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में क्या होती है? ऊर्जा मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कहा जा रहा है कि उभयधर्मी प्रकृति का होता है। अगर आपने कल वाला सेशन देखा होगा तो मेरे ख्याल से इसको तो बताने की जरूरत ही नहीं होगी। आपको मैंने कल क्या बताया था कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड वैसे ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। और आपको मैंने एग्जांपल दिया था एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, ये सब के सब क्या है सर? उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो आपके तीसरे ऑप्शन में सर ZnO जिंक ऑक्साइड है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे मित्र N2 और SO2 है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, इसका उपयोग एसिड रेन में होता है। और कैल्शियम ऑक्साइड, तो मेरे मित्र जब भी हमें सेलेक्ट लाइन बनाना होगा तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल करेंगे। ये चीज भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है कि
क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस धातु को चाकू द्वारा आसानी से नहीं काटा जा सकता है? चलिए जी, इस क्वेश्चन का आंसर होमवर्क में आप सभी नीचे कमेंट करके बताइए, क्योंकि आप लोगों ने इसको कई बार पढ़ा होगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कहा जा रहा है कि एक लेंस में +2.0 डी की शक्ति है, लेंस की किस्म और इसकी फोकल लंबाई होगी। मेरे मित्र, यहाँ पे 2.0 डायोप्टर कहा जा रहा है, तो आप सभी कहेंगे कि सर P इक्वल टू लेंस का जो पावर है उसके लिए हम लोग फॉर्मूला क्या लिखते हैं? P इक्वल टू 1/f। ध्यान में रखिएगा कि ये जो P इक्वल टू 1/f लिखते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि सर लेंस की क्षमता डायोप्टर तब लिखते हैं जब हमारा फोकस दूरी मीटर में होता है। तो ये डायोप्टर है, तो जाहिर सी बात है कि हमारा फोकस दूरी क्या होगा? मीटर में होगा। अच्छा, P कितना है आपका? आप कहेंगे सर 2, तो 2 इक्वल टू ये 1/f हो जाएगा, और 2f इक्वल टू 1, और f इक्वल टू क्या होगा? 1/2। ये कितना हो गया सर? 0.5 मीटर। कितना हो गया? 0.5 मीटर। असल मसला कहां पे है? तो सर यहां पे जो ये प्लस साइन दिया हुआ है, ये किसको बता रहा है भाई मेरे? ये लेंस की फोकस दूरी को बता रहा है। और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी लेते हैं हम लोग क्या लेते हैं सर? पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि आपतित प्रकाश की दिशा में उसकी मुख्य फोकस होती है। और अवतल लेंस की जो हम लोग फोकस दूरी लेते हैं वो ऋणात्मक लेते हैं। तो यहां पे आप क्या कहेंगे कि सर जो फोकस दूरी होगा वो हमारा किसके लिए होगा? उत्तल लेंस के लिए होगा, उत्तल लेंस के लिए होगा। और साथ ही साथ कितना होगा? तो सर +0.5। देख लीजिए किस ऑप्शन में है। तो आप कहेंगे सर पहले ही ऑप्शन में उत्तल लिखा हुआ है और 0.5 मीटर लिखा हुआ है, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जबकि बाकी में सर उत्तल में यहाँ पे माइनस लगा दिया गया है, और अवतल तो यहाँ पे होगा ही नहीं, क्योंकि पहले ही क्षमता प्लस में दिया हुआ था, तो हम वहीं से पकड़ लेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 17 कि वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? थायरॉक्सिन तो थायराइड ग्लैंड से होगा। एस्ट्रोजेन, आप कहेंगे एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन सर फीमेल हार्मोन है, तो जाहिर सी बात है कि टेस्टिस में इसका कोई उपयोग ही नहीं होगा। और इंसुलिन आप कहेंगे सर अग्नाशय के बीटा कोशिका यानी कि पेनक्रियाज के बीटा कोशिका से। जबकि टेस्टोस्टेरोन की बात करेंगे आप कहेंगे सर टेस्टिस से। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या होता है? सेक्रेट्स होता है। ध्यान में रखिएगा कि ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या है? तो सर मेल हार्मोन है। क्या है? मेल हार्मोन है। जबकि यहां पे जो एस्ट्रोजेन की बात की जा रही है, चला जी, ये फीमेल हार्मोन है। क्या है? फीमेल हार्मोन है। ठीक है। थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन है, और इंसुलिन तो सर पेनक्रियाज से निकलने वाला। अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 18 कि आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि और 8वें समूह में रखी गई नोबेल गैस का नाम बताएं। मेरे मित्र सीधे सीधे ये कहा जा रहा है कि मॉडर्न पीटी का जो थर्ड पीरियड है उसके 8वें समूह में रखी गई नोबेल गैस कौन सी होगी? आप सभी ध्यान में रखेंगे, आप सभी ध्यान में रखेंगे क्या कि मॉडर्न पीटी का प्रथम सदस्य क्षार धातु होगा। प्रथम सदस्य क्या होगा? आप कहेंगे सर क्षार धातु। एवं मॉडर्न पीटी के प्रत्येक आवर्त का आवर्त का प्रथम सदस्य क्षार धातु एवं अंतिम सदस्य जो है वो हमारा क्या होगा? अक्रिय गैस होगा। क्या होगा? अक्रिय गैस होगा। मेरे मित्र आप सभी को मालूम है कि अक्रिय गैस की जब बात करते हैं तो हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और हम लोग रेडन की बात करते हैं। ध्यान देंगे, हीलियम तो आपको पहले ही आवर्त का अंतिम सदस्य मालूम पड़ता है, नियोन सर दूसरे आवर्त का अंतिम सदस्य, आर्गन तीसरे आवर्त का अंतिम सदस्य, क्रिप्टन चौथे आवर्त का अंतिम सदस्य, और जेनन सर पांचवें आवर्त का अंतिम सदस्य, और सर रेडॉन जो है वो छठे आवर्त का अंतिम सदस्य हो जाता है। आपसे सवाल करा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि और 8वें समूह में रखी गई नोबेल गैस का नाम बताएं। आप कहेंगे सर तीसरी अवधि और 8वें समूह की बात करेंगे तो सर आर्गन आ जाएगा, और सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा जा रहा है कि एम्फीबियन पौधे को निम्नलिखित में से किस समूह में रखा गया है। मेरे मित्र मैंने कई बार आपको बताया है कि पादप जगत का वह कौन सा भाग है या वो कौन सा ग्रुप है जिसको पादपों का उभयचर बोला जाता है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ब्रायोफाइटा के बारे में आपने कई बार बताया है कि ब्रायोफाइटा जो है इसे पादप जगत का एम्फीबियन यानी कि उभयचर बोला जाता है।
जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, तो आप कहेंगे सर जिम्नोस्पर्म यानी कि अनावृत बीजी की बात की जा रही है, और एंजियोस्पर्म की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर आवृत बीजी की बात करिए, यानी कि वैसा बीज जिसके ऊपर में कोई भी मतलब ये कह सकते हो आवरण ना हो, जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। थैलोफाइटा, तो आप कहेंगे सर थैलोफाइटा वर्ग के जो पौधे होंगे वो थैलस के समान होगा, यानी कि उसके जो संरचना होगा थैला की तरह होगा, ये पूर्ण रूप से विकसित नहीं होगा। जबकि टेरिडोफाइटा की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर इसका बॉडी जो है वो जड़, तना और पत्तियों में विभाजित होगा। और मेरे मित्र, आपके आज के इस सेशन में टोटल 19 क्वेश्चन थे, और मेरे ख्याल से सभी क्वेश्चन को आप लोगों ने मेरे साथ बखूबी डिस्कस कर लिया है। और साथ ही अब इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपको दोबारा से दे दिया जाए तो आप उसका जवाब बड़े ही सरलता से दे सकते हैं। और हाँ, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।